This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum guys, welcome to Alpine Academy. Chapter number 7, Solution and Electrolytes of your textbook Chemistry, class first year, and this is chapter number 7. And in this lecture number 1, हम लोग बेसिकली सिंपल सा इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर का. उसके अलावा जो है सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन किन दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है. उसके अलावा थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन जिसकी बेसिस के ऊपर रिएक्शंस होते हैं सॉल्यूशंस में, कंडक्टिविटी कैसे आती है, करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है सॉल्यूशन में. तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन को कवर करेंगे. उसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन एप्लीकेबल होती है, किस किस रिस्पेक्टिव वे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. ठीक है, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है. बेसिकली सॉल्यूशन आपके पास किसी भी दो चीज़ों से ज़्यादा या एक से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है. ठीक है, और वो एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि उसमें आपको कोई भी मैसिव पार्टिकल्स ना नज़र आए, यानी ऐसा मिक्सचर मिक्सड हुआ हो कि आप अपनी आंखों से उसके पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई ना कर सकें कि दो चीज़ें जो अलग अलग मिक्स हुई हैं उनमें से इस चीज़ का पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है सॉल्यूशन में और दूसरी चीज़ का पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है. तो ये अपनी आंखों से आप नहीं मेजर कर पाए, ऐसे सॉल्यूशन को होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में. ठीक है, और सिंपली अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वाटर सॉल्यूशन की बात करें, वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर मिक्स कर लेता है. ठीक है, उसके अलावा जो सॉल्यूशन है, जैसे आप ओशन में देख लें, ओशन पूरा सॉल्यूशन है. ठीक है, जितना भी आपका समंदर है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है. किस चीज़ों का सॉल्यूशन है, एक तो आपके पास सॉल्वेंट हो गया, मेजर सॉल्वेंट आपके पास वाटर है. ठीक है, अब वो वाटर आपके पास जो है कहते हैं ड्यूटेरियम है. बेसिकली ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वाटर है, यानी वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है समंदर में जो होता है. उसके अलावा जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिनरल्स आ गए जो कि अर्थ क्रस्ट से मिल सकते हैं, उसके अलावा समंदर से भी मिल सकते हैं. तो बेसिकली समंदर भी आपके पास एक सॉल्यूशन की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि सॉल्यूशन होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो बेसिकली समंदर. ठीक है, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर ही है, बट ये है कि उसमें जो मिनरल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो एक सेंस में ये भी हो सकता है कि वो होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो. बट लेकिन अगर हम वैसे नॉर्मली समंदर को देखें या उसमें डीप डाइव में जाएं तो आपको ये होमोजीनियस ही मिक्सचर नज़र आएगा. और भी आपके पास सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर, अगर इसकी डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है और सिंगल फेस मिक्सचर ऑफ द मॉलिक्यूल. सिंगल फेस मींस अब आपके पास फेसेस आ जाते हैं मिक्सचर के. ठीक है, फेसेस मींस सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. ठीक है, सिंगल फेस का मतलब ये होगा कि जो मिक्सचर है दो चीज़ों का, उन दोनों का मिक्सचर भी सिंगल फेस है, मतलब एक ही फेस बना. लेट सपोज आपने जो है कहते हैं एक लिक्विड फॉर्म में कोई भी टैंग सपोज कर ले, एक गिलास में टैंग, एक गिलास में पानी है, दोनों को मिक्स कर दिया, आपके पास मिक्सचर किस चीज़ का आएगा, सिंगल फेस मिक्सचर आएगा क्योंकि लिक्विड फेस है. ठीक है, तो आपके पास लिक्विड फेस मिक्सचर हो गया, यानी एक सिंगल फेस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं, जिसमें आप दूसरे दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से आइडेंटिफाई ना कर सकें, उसको आप सिंगल फेस मिक्सचर बोलते हैं. ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली मिक्सचर है दो चीज़ों का. ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी होते हैं किसी भी दो कंपोनेंट्स में. ठीक है, अब NaCl है, उसको आप वाटर में मिक्स करते हैं, तो उस NaCl को अगर हम वाटर में मिक्स कराएं तो वो डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन में. ठीक है, ये दोनों आयंस उस वाटर में इजीली मिक्स हो जाएंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर आपको क्रिएट करके देंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल है सॉल्यूशन की. अब सॉल्यूशन में जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपके पास होता है सॉल्वेंट. ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सचर है किस दो चीज़ों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का.
ठीक है, ज़रूरी नहीं है सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही हो, आपके पास और भी चीज़ें हो सकती हैं। सॉल्यूट में आपके पास सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, और लिक्विड गैस भी हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले सॉल्वेंट जो है आपके पास वाटर, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो अपने पास सबसे ज़्यादा कंपोनेंट या सबसे ज़्यादा सब्सटेंसेस को ईजिली डिजॉल्व करने की सलाहियत रखता है अपने अंदर, ठीक है। उसके अंदर इतनी टेंडेंसी है कि वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपाउंड्स को अपने अंदर डिजॉल्व ईजिली कर पाता है। तो सबसे पहले आपके पास सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, इससे भी आप डिफर कर सकते हैं एक दूसरे को। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट बेसिकली आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में अमाउंट होती है किसी भी कंपोनेंट की, कंपाउंड की, और दूसरी जो है आपके पास सॉल्वेंट जो है उसमें आपके पास क्वांटिटी बहुत हाई होती है। तो दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है जिसको आप बेसिकली सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप अगर डिफाइन करें तो इसको आप इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी भी देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसमें डिफाइन करने के लिए आपके पास तीन टर्म्स आती हैं डिफरेंट। एक आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरी अनसैचुरेटेड है, और थर्ड वन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? थर्ड सुपर सैचुरेटेड को अभी हम रोक देते हैं, पहले इन दो को एक दूसरे को पढ़ लेते हैं। पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सबसे पहले वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आपके पास सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट की क्वांटिटी उस सॉल्वेंट के मुताबिक कम है। मतलब जो सॉल्वेंट है, लेट्स सपोज आपके पास 1000 ml ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर वाटर, ठीक है, उसमें आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व कर सकता है वो, ठीक है। मैं एक असम्पशन दे रहा हूँ आपके लिए, एक 1000 ml ऑफ वाटर है, उसमें आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं, वो कर सकता है अपने अंदर, बट आप कितने डाल रहे हो उसमें? 50 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी से कम ही है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं डल रहा, यानी जो सॉल्वेंट है वो केपेबल है कि वो 100 ग्राम सॉल्यूट को अपने पास डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूट उस क्वांटिटी से कम उसमें ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें मतलब ये है कि उसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व और हो सकता है, ठीक है। आपके पास 50 ग्राम थे, आप उसमें 60 ग्राम भी डिजोल्व करा सकते हैं, 70 भी करा सकते हैं, 80 भी करा सकते हैं, उसके अलावा 100 ग्राम तक वो डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। उस स्टेट को आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है? नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, यानी वही एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, यानी 1 लीटर पानी, उसमें आप डिजॉल्व करा रहे हैं 100 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व करा दिया, तो उसकी लिमिट क्या थी? 100 ग्राम, और आपने कितना डिजॉल्व कराया? 100 ही ग्राम कराया। उसके बाद उस लिमिट से वो एक्सटेंड कर जाएगा और उसमें आ जाएगा कि नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, यानी उससे ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास सैचुरेटेड की एग्जांपल है, यानी ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें आपके पास सॉल्यूट उसकी मैक्सिमम लिमिट तक डिसॉल्व हो चुके हो, ठीक है, वो जो भी आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पे ये इजीली डिसॉल्व हो रहे हैं अनसैचुरेटेड में, लेकिन सॉल्यूट यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो रहा, अब वो नीचे बनता जा रहा है, ठीक है, वो स्टोर होता जा रहा है, वो डिसॉल्व नहीं होगा अब इसमें, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी लिमिट से ज़्यादा ही उसमें अब चीज़ें डाल दी। आपने 120 ग्राम डाल दिया, 100 ग्राम तो डिसॉल्व हो जाएगा, 20 ग्राम कहाँ जाएगा? 20 ग्राम ऐसी उसमें नीचे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेट आपकी है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये होता है कि आपकी जो सॉल्यूट हैं वो आपने हद से ज़्यादा ऐड करवा दी हैं, ठीक है। मतलब ये कि आपने 100 ग्राम के बजाय 150 से ज़्यादा ग्राम सॉल्यूट डाल दिए या 200 300 सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, इतना ग्राम डाल दिया आपने। तो उससे क्या होगा? इनके क्रिस्टल्स और उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी वो सॉल्यूट एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे ड्यू टू द वाटर, यानी वाटर की वजह से थोड़े रिएक्टिविटी इंक्रीज करेंगे और वो एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाएंगे और मिल मिल के एक दूसरे को एक बड़ा क्रिस्टल बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी सुपर सैचुरेटेड में, जो कि आपको प्रेसिपिटेशन नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आपने हद से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करवाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ये तीनों स्टेट्स को अगर मैं टेम्परेचर वाइज पे देख लूँ तो टेम्परेचर एक अलग फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसको हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हैं कि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर अगर हम
बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें आप नो मोर सॉल्यूट डिजोल्व, यानी इस सॉल्यूशन में इसको मैं टेम्परेचर के ऊपर रख दूं, यानी फ्लेम के ऊपर रख दूं, तो कुछ ना कुछ ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और आपके पास ये जितने भी सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे वो खुद में डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, ये जो जितने भी सॉल्यूट हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इस सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर ने उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया, उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से हो गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं इसलिए इसमें इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड के कुछ क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड भी इसको इजीली देख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम मैटर्स के साथ डील करें सॉल्यूशन की टाइप्स को, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर मिलेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सॉल्यूट आपके पास, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये सारी मैटर्स हैं। ठीक है, मैटर की स्टेट है। अगर आपके सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, सिंगल फेज सॉल्यूशन है। सिंगल फेज मींस कि आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है वो सिंगल ही आ रहा है, यानी सॉलिड फॉर्मेशन ही हो रही है। टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉलिड। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एलॉयज होते हैं। ठीक है, मेटल एलॉयज हो गए, निकल कॉपर मेटल एलॉयज हो गए, ये सारे एग्जांपल सॉलिड्स की हैं। इस तरह लिक्विड सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, यानी ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या है, इनको हम आगे ज़रा स्टडी करेंगे डिटेल में कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, लिक्विड सॉलिड्स की, हाइड्रेटेड सॉल्ट की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, आपके पास कॉपर सल्फेट डॉट 5 H2O है। ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट जिसका नाम है। ठीक है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में डिटेल में, बट हम हाइड्रेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में कि हाइड्रेशन क्या होती है। हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, गैस सॉलिड में आपके पास गैस इन सॉलिड, इसका मतलब डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स। मिनरल्स में आपके पास जो है कहते हैं गैसेस डिसॉल्व होती हैं ऑलरेडी, जब मिनरल्स निकलते हैं तो उससे कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सिंपल सी आपके पास नॉर्मल एग्जांपल है, होम एग्जांपल्स कह सकते हैं आप, सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, उसके अलावा सी वाटर भी बोल सकते हैं आप इसको। और लिक्विड में आपके पास अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अब अल्कोहल इन वाटर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बुक बाहर साइंटिस्ट वगैरह ने लिखी है, तो जिसकी वजह से अल्कोहल बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये बुक तो नहीं, बहरहाल जो एग्जांपल्स हैं इसकी, अल्कोहल बोल सकते हैं क्योंकि अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होता है। उसके अलावा जो है कहते हैं आप सिंपल यहाँ पे कोई भी लिक्विड जूसेस को बोल सकते हैं, एप्पल जूस इन वाटर, जो भी है। गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड में एडिटेड ड्रिंक्स आ जाएंगी। नॉर्मली आपके पास जो कोक हैं, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कोक आ गई, पेप्सी, ये सारी चीज़ें गैस एंड लिक्विड, ये आपका सॉल्यूशन गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉलिड गैस आपके पास आयोडीन वेपर्स इन एयर, यानी एयर में आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स उसमें कुछ होंगे। उसके अलावा लिक्विड गैस में आपके पास ह्यूमिडिटी इन एयर, जो आपके पास नॉर्मल गर्मियों में जो माहौल होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का, उसमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब गैस में आपके पास लिक्विड होती है। ठीक है, जो स्वेटिंग होती है वो स्वेटिंग किस वजह से होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। जितने ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा स्वेटिंग इंसान को फील होती है और होती भी है उसको। ठीक, ह्यूमिडिटी बहुत मतलब मैटर करती है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। गैस में आपके पास सिंपल एयर सॉल्यूशन आ जाता है कि सिंपली एयर को हम गैस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ठीक है, टोटल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास कितने होते हैं, 9 टाइप्स के टोटल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, 3 सॉलिड्स के होते हैं, 3 लिक्विड के होते हैं। ठीक है, यानी 3 सॉलिड्स के हो गए, ये 3 सॉलिड्स के हो गए डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ, बाकी के 3 लिक्विड के साथ हो गए और बाकी के 3 गैसेस के साथ हो गए। सबके हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कराएंगे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस सब में हम सॉलिड लिक्विड गैस चलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक दफ़ा हम यहाँ पे सॉलिड कंसिडर कर लेंगे तीनों के लिए, एक दफ़ा लिक्विड कंसिडर कर लेंगे और दूसरी थर्ड टाइम में गैस को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो है कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि सॉल्यूशन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। उसकी एग्जांपल सी कौन सी टाइप का सॉल्यूशन है, अलॉय पूछ लेंगे ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आप उसमें सॉलिड इन सॉलिड बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं और बेसिकली यहाँ पे आपके MCQ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके इंटर की बुक के MCQ से रिलेटेड। ठीक है, ओके। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को देखा जाए, कंसंट्रेशन क्या होती है बेसिकली, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना सॉल्यूशन मतलब आपके पास
मिलावट वाला नहीं है एक तरीके से। ठीक है, आप सिंपली अगर इनको कंसंट्रेशन को समझना चाहें तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन है। ठीक है, प्योर मींस कि आपने लेट सपोज कोई भी सॉल्ट ले लिया, ठीक है, उसको आपने 100 ग्राम में डिजोल्व कराया। ठीक है, लेट सपोज आपने, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, अच्छा पहले ये कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास जो कंसंट्रेशन होती हैं उसको आप फिजिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी फिजिकली भी नोट कर सकते हैं, उसके अलावा केमिकल यूनिट्स में भी हम लिख सकते हैं, दोनों यूनिट्स में हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकली देखा जाए तो नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि 20 ग्राम्स ऑफ NaOH पर क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास फिजिकल कंसंट्रेशन आ गई, यानी पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के ऊपर 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व होगा, तो ये इसकी फिजिकल कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन में जो आपको बता रहा था सॉल्ट में कि कंसंट्रेशन को अगर हम देखें तो सिंपली 10 ग्राम आपने सॉल्ट डिजोल्व कराया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यानी बेसिकली अगर हम फिजिकली देखें तो 10 डिवाइड बाय 100 उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर हम 50 ग्राम डिवाइड कराएं, मतलब 50 ग्राम डिजोल्व कराएं उस 100 ग्राम में, तो उसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, इट मीन्स कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा सॉल्ट या जितनी ज़्यादा चीज़ आपकी छोटे से वॉल्यूम में गई, वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं सेम। ठीक है, एक कंटेनर है, जैसे ये बीकर बना है, सिंपली अगर हम इसी में एग्जांपल लें कि ये बीकर है भाई हमारा, इसकी हमारा जो वॉल्यूम है इसका सेम है। ठीक है, ये सेम है। ऐसे ही हमने एक और बीकर लिया जिसमें आपके पास टोटल कितना वो आ सकता है कंसंट्रेटेड, मतलब ये है कि अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे हमने ये लेवल है H2SO4 का। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड लेवल यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाईली कंसंट्रेटेड है। हाईली कंसंट्रेटेड मीन्स कि इतने वॉल्यूम में इतना सल्फ्यूरिक एसिड बहुत है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ मैंने वाटर ऐड करवाया। ठीक है, वाटर ऐड कराया, इसका लेवल यहाँ तक भर गया, तो इसका मतलब ये अब कंसंट्रेटेड नहीं रहा। कंसंट्रेटेड यानी ये प्योर नहीं रहा। ठीक है, इसमें मिक्स हो गई दूसरे कंपोनेंट्स मींस वाटर, तो जिसने इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया, यानी इसके इफेक्ट को भी कम कर दिया। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जितना कम कंसंट्रेटेड होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम नॉर्मली एक्व सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि 10% ऑफ एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaCl कंटेन 10 ग्राम NaCl पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl होता है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि 10% एक्व सॉल्यूशन का मतलब है आपके पास कि 10 ग्राम NaCl मिक्सड हो रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर, तब जाके ये 100 ग्राम पूरा बन रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, कि आपके पास 10% एक्वस मीन्स कि 10% मतलब 10 ग्राम NaCl मिक्सड हुआ है 90 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, अब इसमें आपके पास टोटल दो चीज़ें आती हैं अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें सॉल्यूशन की। सबसे पहले आ जाती है द अमाउंट, अच्छा कंसंट्रेशन की अगर हम डेफिनेशन को देखें, द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी हमें वॉल्यूम पता है। ठीक है, अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, तो हमें यहाँ का वॉल्यूम पता है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम है, हमें बीकर का साइज पता है, हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा ये हुआ नॉन वॉल्यूम, यानी हमें वॉल्यूम किसी का भी पता है। ठीक है, उसके अलावा जो सॉल्वेंट डला है वहां तक की रीडिंग हम नोट कर लेंगे। ये जो रीडिंग, ये जो सेकंड वाइड वाइड बॉक्स आया इसको कवर किया, इस पर कुछ ना कुछ रीडिंग लिखी होगी, यानी हमारा वॉल्यूम हमें सॉल्वेंट का पता है। अब उसमें हमने कितने अमाउंट ऑफ मोल सॉल्यूट डाला है। ठीक है, अगर हमने उसमें 100 मोल्स डाल दिए हैं, और उसके अलावा अगर हमने एक दूसरे बीकर में 10 मोल्स डाल दिए, तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, 100 मोल्स वाला, क्योंकि इतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मोल्स उसने कवर रखे हुए, मतलब स्टोर करके रखे हुए, तो वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हुआ। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके पास मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है, जिसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन में आपके पास फॉर्मूला क्या है, बेसिकली ये होती क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉलिड प्रेजेंट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें हैं, तो वो उसकी मोलैरिटी हो गई।
ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके पास मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर मोल्स ऑफ सॉलिड को अगर हम तोड़ दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी बनता है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपके पास वॉल्यूम डीएम क्यूब के बजाय सीएम क्यूब में हो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो उसमें आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा नंबर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सीएम क्यूब। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज बनते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके सवाल में बोली गई हैं, उन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर ये 3 फार्मूलाज इसके मोलैरिटी के बनते हैं, जो कि आपको आने चाहिए, क्योंकि ये फार्मूलाज आप एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं मोलैरिटी के, और डिफरेंट कंडीशंस यानी डेटा के ऊपर आपने डिफरेंट फार्मूला यूज करके मोलैरिटी को कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, इसको आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ? कैपिटल एम को मोलर। अच्छा, मोलैरिटी को हम डिनोट कराते हैं मोलर से, मतलब कैपिटल एम से। ठीक है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 पर क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्वेंट है, अब उसमें आपने 53 ग्राम डिसॉल्व कराया है। ठीक है, 53 ग्राम मतलब कि 53 ग्राम का मतलब ये है कि आपके पास 53 ग्राम मास आ गया। मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का कैसे आएगा? Na2CO3 का सिंपल आपके पास Na का होता है 23। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46 और ऑक्सीजन आपके पास 3 है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 आपके पास सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो 16 3 होता है आपके पास 48। ठीक है, और 48 और आपके पास 46, तो ये आपके पास ऐड होने के बाद, अच्छा बेसिकली 48 में अगर हम 12 कार्बन की भी ऐड करा दें, ठीक है, तो आपके पास 60 हो जाएगा। 60 में 46 सोडियम की ऐड कर दे तो आपके पास टोटल कितनी आ रही है वैल्यू? 106, यानी Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास आपके पास 106 आया है। और 53 ग्राम को आप अगर 106 से डिवाइड कराएं तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, और आपके पास सॉल्यूशन हमें पता है पर क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन पे मोलैरिटी कितनी हुई इसकी? 53 डिवाइड बाय 106, 0.5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बात कि आपने 1 डेसीमीटर क्यूब एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इतना सा एक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें आपने 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 डाल दिया, तो उसकी मोलैरिटी कितनी हुई? 0.5 मोलैरिटी हुई। ठीक है, इसी तरह 1 मोलर सॉल्यूशन कब होगा? जब आप 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 डालेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा? ज्यादा कंसंट्रेटेड वो होगा जिसकी मोलैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड मतलब ये है जिसकी मोलैरिटी ज्यादा है, यानी इतने सॉल्यूशन में, इस 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आपने 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 पुट कर दिया, तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। ठीक है, मोलल कंसंट्रेशन आपके पास, ये भी एक आपके पास दूसरी कंसंट्रेशन की टर्म है जिसको आप फिजिकली मेजर कर सकते हो। मोलल कंसंट्रेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, यानी अगर हम मोलर कंसंट्रेशन की बात करें तो हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपके पास है द नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम और kg 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट को हम डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम से रिलेट नहीं करते, यहाँ पे हम सॉल्वेंट को मास से कंपेयर कराते हैं। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्या डिफरेंस है? सिर्फ वहां पे हम वॉल्यूम लेते हैं और यहाँ पे हम मास ले रहे होते हैं नीचे भी। ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेसिकली आपके पास यहाँ वाटर ही होता है हर दफ़ा, तो सिंपली आपके पास यहाँ पे मोलैरिटी में 1000 ग्राम आ जाएगा और डेसीमीटर क्यूब मोलैरिटी में आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया जा रहा है वो सॉल्यूशन किस में लिया जा रहा है? इन टर्म्स ऑफ केजी लिया जा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसी तरह इसका वॉल्यूम 3 दफ़ा आप इसका फॉर्मूला आप 3 बार लिख सकते हैं डिफरेंट अंदाज में।
ठीक है, डिफरेंट मैनर्स में आप लिख सकते हैं इजीली। कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स पर सॉलिड को डिसोसिएट कर दें, तोड़ दें अपने फॉर्मूले में, क्योंकि मोल्स का आपको फॉर्मूला पता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मोल्स का फॉर्मूला आ जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये बना। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो ये आपके पास थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा इसका। यूनिट क्या होगा इसका, मोल पर केजी। ठीक है, वहां पे मोल पर डीएम क्यूब था, यहाँ मोल पर केजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.5 मोलल solution of Na2CO3 contains 53 ग्राम of Na2CO3 पर kg of water। इसी तरह अगर हम पर kg of water यानी 1 किलो पानी ले लें, ठीक है, उस 1 किलो पानी में 53 ग्राम हम Na2CO3 डिजोल्व करा रहे हैं, तो उस वक्त उसकी मोलैरिटी नहीं कैलकुलेट होगी, उसकी मोलैलिटी कैलकुलेट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो उसका जो वॉल्यूम है वो केजी में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास मोलैलिटी होगी, ना कि मोलैरिटी। ठीक है, इसी तरह वही बात आ गई कि 0.5 मोलल क्यों हुआ, क्योंकि 53 ग्राम को जब 106 से डिवाइड करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल 0.5 आएंगे, और 1 केजी आपके पास है तो यानी 0.5 डिवाइड बाय 1 सिंपल आपके पास 0.5 मोलल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन कब होगा, जब Na2CO3 में आप 106 ग्राम को डिसॉल्व कराएं, मतलब आपके पास 1 केजी ऑफ वाटर है, उसमें आप जब 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिसॉल्व कराएंगे तो आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 106 के बजाय कितना ऐड करवा दें, 212 ग्राम ऐड कराएंगे तो इसका मतलब आपके पास कितना मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा, 1 के बजाय 2 मोलर सॉल्यूशन ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा मोलैरिटी भी होगी और मोलैलिटी भी होगी। क्लियर है ये दोनों चीजें? ओके, अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हाइड्रेशन, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसमें आप अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। हाइड्रेशन क्या होता है और हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इन दोनों को मिक्स कर जाते हैं। तो सही से समझेंगे हाइड्रेशन होता क्या है। हाइड्रेशन बेसिकली व्हेन द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर such that the pH of water does not change, then this process is called hydration। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि जब भी सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है तो जो वाटर की पीएच है वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, वो नॉर्मली चेंज नहीं होती, ऐसे प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम हाइड्रेशन बोलते हैं। और सबसे पहले जो सॉल्ट डिसॉल्व होता है जिस सॉल्वेंट में, वो आपके पास वाटर होता है, जो कि आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वो पोलर नेचर की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका डिसॉल्व करने में दूसरे सब्सटेंसेस को, क्योंकि उसकी पोलर नेचर है तो वो दूसरे सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहे हैं वो भी आयनाइज होंगे। ठीक है, और आयनाइज होने की वजह से इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर भी आयनिक कैरेक्टर में टूट जाता है जब कोई दूसरा सॉल्ट उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, when water is used as a solvent then dissolving process is called hydration। उसके अलावा वाटर दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जब वाटर आपके पास एज अ सॉल्वेंट कंसिडर किया जाए तब उसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं उसको भी। ठीक है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। उसके अलावा अ हाइड्रेटेड आयन इज द आयन विच इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हाइड्रेटेड चीज भी होगी। अब वो हाइड्रेटेड चीज क्या है, वो हाइड्रेटेड आयन है। ठीक है, हाइड्रेटेड आयन वो आयन होता है जिसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड यानी उसकी सराउंडिंग्स पे अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको हम हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं। इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी भी होती है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल जब उसको अट्रैक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है उस आयन को अपने मतलब उसमें से हटाने के लिए, कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है या कितनी एनर्जी लगाता है, तो वो हाइड्रेशन एनर्जी कहला रही होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या होता है कि जब भी एक आयन वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व होता है, लेट सपोज NaCl को हम कंसिडर कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, वाटर में हमने NaCl को डिसॉल्व करा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो आयन आपके पास वाटर में डिसॉल्व होंगे। अब इन दोनों आयन में देखें, वाटर के पास कौन सा पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है। ठीक है, H और OH। ठीक है, H और OH है आपके पास। ये H आपके पास पॉजिटिव होता है, OH आपके पास नेगेटिव होता है। तो Na आपके पास पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो OH वाले आयंस होंगे वो क्या कर रहे होंगे, Na वाले आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे।
ठीक है। इसी तरह जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हम OH और H को भी अगर छोड़ दें तो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल्स ही है वो उसकी सराउंडिंग्स पे आ जाएगा। जैसे ये Na है, यहाँ पे Na आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस Na को ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ऑक्सीजन क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव आयन होता है वाटर मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, चारों तरफ की सराउंडिंग से। इसी तरह आपके पास दूसरा आपके पास Cl का आयन है। अगर Cl आयन वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो उसकी सराउंडिंग से कौन से आयन आएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव वाले आएंगे, क्योंकि Cl आपके पास नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब when an aqueous solution of salt is evaporated, the salt crystallizes with a precise number of water molecules called water of crystallization। एक नई टर्म आती है आपके पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आप ये कहते हैं कि जब भी आप किसी सॉल्ट को, ठीक है, एक सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको अगर आप एवेपोरेट कर दें, एवेपोरेट मींस कि आपके पास, हमने 9 क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा, चाइना डिश में हम प्रैक्टिकल करते हैं, सॉल्यूशन होता है, उसको हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं, और फ्लेम के ऊपर रखने से वो सॉल्यूशन जब एवेपोरेट हो जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। तो वही प्रैक्टिकल आपने खुद भी करना है, ठीक है। अगर आप खुद भी कर लो तो आपके पास कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उस चाइना डिश में या कुछ कोई से भी वेसल में आपको मिलेंगे। अब वो वेसल में जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? वाटर मॉलिक्यूल्स। जबकि आपको लग रहा है कि वो ड्राई हो गया है, लेकिन उसमें फिर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ड्राई होने के बाद भी, क्योंकि जब भी हम इवेपोरेट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स सराउंड हो जाते हैं, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ठीक है, NaCl के जो वाटर के मॉलिक्यूल Cl से अट्रैक्ट हो चुके हैं, अब ये इसको छोड़ देंगे नहीं, ठीक है, इवेपोरेट होने के बाद भी जो ये कहते हैं ये नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसकी वजह से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास सॉल्ट जो मिलता है वो आपको एनहाइड्रस नहीं मिलता, हाइड्रेटेड सॉल्ट मिलता है, ठीक है। ऐसे सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। मैंने पहले वो उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा था डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हाइड्रेटेड सॉल्ट आपके पास वो सॉल्ट होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, यानी ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी भी बाकी हैं उसको आप बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है, क्लियर? ओके, तो हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को पढ़ लेते हैं। उसके अलावा फैक्टर्स डिपेंड जो करते हैं हाइड्रेशन के ऊपर, जैसे हाइड्रेशन ज़्यादा होती है और जो ये कहते हैं कौन से वो फैक्टर्स हैं। कंसिडर द सॉल्ट ऑफ MgCl2.6H2O, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट है, जिसको अगर हम रिक्रिस्टलाइज करें वाटर में से मतलब ये है कि अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट आपने वाटर में ऐड किया है और उसका एक सॉल्यूशन बन गया है, अब उस सॉल्यूशन को अगर आप इवेपोरेट कर देते हैं तो वो सॉल्ट वापस से रिक्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिक्रिस्टलाइज्ड होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके सॉल्ट के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइड्रेशन है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम क्लोराइड के एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गए, यानी जो इसमें मैग्नीशियम का जो एक आयन होगा, ठीक है, उसको वाटर के 6 आयन्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे सराउंडिंग्स में, ठीक है, जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है। मैग्नीशियम जब डिसोसिएट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में टूटेगा, ठीक है, यानी मैग्नीशियम का आयन आपके पास Mg2+ होता है, ठीक है। उसके ऊपर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब MgCl2 आपके पास 6H2O है तो ये सॉल्ट आपको फिर भी अगर आप इसको फील करेंगे तो ये ड्राई लगेगा, बट ये 6H2O फिर भी इसके मॉलिक्यूल में आपको, अगर हम केमिकली इसको मेजर करें तो 6H2O आपको फिर भी दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो हर मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड पे, मतलब उससे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये आपके पास हाइड्रेशन आ जाती है। इसी तरह आपके पास CuCl2.4H2O है, ठीक है। अब उसमें क्या है, CuCl2 में Cu पॉजिटिव के दो मतलब जो ये कहते हैं वो भी Cu+2 में टूटेगा, ठीक है, और 2Cl नेगेटिव में टूटेगा इसका रिएक्शन। तो इसी तरह Cu+2 जो है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी सराउंडिंग्स पे अरेंज रखता है, ठीक है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है Cu+2 का वो स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 195 पे सेकंड फिगर में 7.3 में दिखाया गया है, ठीक है। ये वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है CuH2O4 की, ठीक है। H2O ब्रैकेट में 4 मतलब 4 मोल्स ऑफ H2O उस पर अटैच्ड हुए हुए हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है
चार्ज डेंसिटी के ऊपर। ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली चार्ज डेंसिटी आपके पास डिपेंड करती है, मतलब बेसिकली हाइड्रेशन डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। और ये होती क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ चार्ज आयन टू इट्स साइज, यानी जो चार्ज का आयन है, ठीक है, यानी बेसिकली जो आयन्स के ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है वो डिवाइडेड बाय टू इट्स साइज, उसको आप बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब लेट सपोज के Na पॉजिटिव होता है, ठीक है, Na के ऊपर +1 का चार्ज होता है। अगर आप Na+1 यानी +1 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ Na, तो वो उसकी चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। इसी तरह जैसे Cl है, ठीक है, Cl नेगेटिव, उसका साइज जो है थोड़ा छोटा होगा, सॉरी थोड़ा बड़ा होगा Na से, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका मतलब साइज थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? उसकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, सॉरी थोड़ी कम होगी उसकी, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया है। जब साइज बढ़ गया है तो चार्ज डेंसिटी भी कम होगी। अब चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो सकती है? जिसका साइज भी सबसे ज़्यादा हो, और सॉरी जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा हो और साइज सबसे छोटा हो, तो चार्ज डेंसिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह जैसे आपकी बुक में 7.2 फिगर है, उसमें आपके पास ब्रोमीन की चार्ज डेंसिटी 0.85 है, जबकि क्लोरीन की चार्ज डेंसिटी 1.81 है। वजह क्या है? क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो जिसका साइज बड़ा है उसकी चार्ज डेंसिटी भी कम है, जिसका साइज छोटा है उसकी चार्ज डेंसिटी उससे ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम +3 हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी देन ब्रोमीन नेगेटिव, बिकॉज द फॉर्मर इज स्मॉलर विद ग्रेटर चार्ज देन ब्रोमीन। अब इसमें जो आपके पास चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास एल्यूमिनियम की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्जेस हैं, +3 चार्जेस, ठीक है, और आपके पास ब्रोमीन के ऊपर सिर्फ 1 चार्ज है। तो 3 जो चार्जेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपके पास एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव में जितने ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ही उसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। यानी जैसे Al+3 है, Cr+3 है, Cu+3, ये किस किस को अट्रैक्ट करेंगे? ये नेगेटिव वाली साइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास अगर इस फिगर में देखें तो जितना स्मॉलर साइज है, स्मॉलर आयन ग्रेटर चार्ज डेंसिटी ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना छोटा आयन होगा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी वाटर मॉलिक्यूल्स की स्ट्रांग होगी, ठीक है। जितना बड़ा आयन होगा उस पर अट्रैक्शन थोड़ी स्लो होगी, यानी लेस लोअर होगी, ठीक है, कम होगी। तो ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉलर आयन, अगर चार्ज ज़्यादा है और स्मॉल आयन है तो ग्रेटर, उससे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उसमें। यानी एक तो आपका ग्रेटर चार्ज तो है लेकिन साइन मतलब साइज भी आपका स्मॉलर हो गया मॉलिक्यूल का, तो आपके पास ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी और उसके अलावा चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, एल्यूमिनियम+3, ठीक है, इन तीनों में अगर देखा जाए। तो ये आपके पास डिपेंड करती है किसके? हाइड्रेशन बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह जो है कि आप जब जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं अगर हम उनको डिकम्पोज करते हैं, जैसे आपकी बुक का रिएक्शन CuSO4.5H2O जब डिकम्पोज होगा तो CuSO4+5H2O बनेगा। डिकम्पोज मतलब उसको और हीट कर दें, आपके पास उस इवेपोरेट करके सॉल्ट आ गया, अब उस सॉल्ट को फर्दर हीट करने पे जो आपके पास सॉल्ट मिलेगा वो आपके पास एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाएगा, यानी उसमें से आपने जितने भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन के वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो भी आपने हटा दिए, तो सिर्फ आपके पास सिंपल बेसिक सॉल्ट बन जाएगा CuSO4। उसको आप एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। एनहाइड्रस मीन्स कि उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन एक भी नहीं रही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक इज हाइड्रोलिसिस। इन दिस चैप्टर हाइड्रोलिसिस क्या होता है? व्हेन अ सॉल्ट इज एडेड इन वाटर and the pH of water changes whether increases or decreases then this process is hydrolysis, ठीक है। pH क्या होती है? आपके पास pH एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करती है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। pH एक जैसे थर्मोमीटर होता है, टेम्परेचर नोट करता है, इस तरह pH ये वैल्यू नोट करती है कि कितना एसिडिक है नेचर और कितनी बेसिक है नेचर उस सॉल्यूशन की, ठीक है। ये pH का फंक्शन है। When a salt is added in water, यानी जब भी हम सॉल्ट को वाटर में ऐड कराएंगे और वाटर की pH चेंज हो जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बस चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स में भी न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब ये है जो जितने भी एक्वस सॉल्यूशंस हैं, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर और सॉल्ट के जो सॉल्यूशंस हैं, या तो वो न्यूट्रल होते हैं या वो एसिडिक होंगे या फिर वो बेसिक होंगे। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्ट के ऊपर कि आप किस नेचर की सॉल्ट का
सॉल्यूशन बना रहे हैं। लेट्स सपोज अगर NaCl लेते हैं, NaCl आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, ना तो वो H पॉजिटिव आयन आपके सॉल्यूशन में देता है, ना ही OH नेगेटिव आयन आपकी सॉल्यूशन में बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये मैंने क्या बात बोली है, ये ऐसे है कि अगर आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स एक्स्ट्रा आते हैं कहीं से भी, ठीक है, वाटर क्या है, H2O है, ठीक है, उसके वाटर के मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब हम उसमें कोई एक ऐसा सॉल्ट डालें जिसमें हाइड्रोजन आ रहा हो, सिर्फ हाइड्रोजन, तब वो सॉल्ट डालने के बाद pH कम हो जाएगी, यानी वो एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम एक ऐसा सॉल्ट डालें जिसमें OH आ रहा हो, ठीक है, जिससे हमें OH मिल रहा हो, वो हमने वाटर में ऐड कर दिया तो pH बढ़ जाएगी, इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन बन गया। तो pH ऐसे वेरी कर रही है और इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और ये जो सॉल्ट हैं ये डिपेंड करते हैं एसिडिक करेंगे सॉल्यूशन को या बेसिक करेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें जैसे NH4Cl की, ठीक है, तो NH4 आपके पास सिंपल एक ऐसा सॉल्ट है जो सिंपली वह वाटर में ऐड होता है तो उसको एसिडिक कर देता है, ठीक है। यानी अगर हम इंडिकेटर यूज करें कि तो NH4Cl जो है टर्न कर देता है, यानी चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, यानी ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो वो रेड में हो जाएगा। इसी तरह अगर ब्लू लिटमस पेपर को NH4Cl और पानी के सॉल्यूशन में डालें तो उसको भी वो रेड शो कर देगा, यानी वो पेपर रेड कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है जिसमें उस पेपर को हमने डाला है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट बिहेवियर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ये इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब ये बताता है कि सॉल्ट का बिहेवियर क्या है, यानी बेसिकली वो सॉल्ट क्या करेगा उस सॉल्यूशन में ऐड होके, वाटर में ऐड होके। फॉर इंस्टेंस द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl शोज एसिडिक नेचर, यानी आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन है NH4Cl का वो एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे यहाँ पे NH4Cl को हमने वाटर से रिएक्ट करवाया तो NH4Cl में जो NH4OH बन जाएगा, क्योंकि एक OH, ठीक है, ये NH4 से मिल जाएगा और बना देगा NH4OH जो कि वीक बेस कहलाती है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास वीक बेस है, ठीक है। और इसी तरह ये H इस Cl से मिल जाएगा और HCl बन जाएगा जो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ने वाटर में, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से वाटर में क्या हुआ, उसकी pH कम हो गई और वो एसिडिक हो गया, ठीक है। अब pH कम होती है तो एसिड की तरफ कन्वर्ट होता जाता है सॉल्यूशन, अगर pH बढ़ती है तो बेसिक की तरफ कन्वर्ट होना चला जाता है, ठीक है। वाटर की pH 7 होती है, अब pH कम हुई यानी 6 हो गई, 6.5 हो गई, यानी वो एसिडिक हो गया नेचर में। इसी तरह वाटर की pH 7 होती है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल वाटर की pH 7 है, तो 7 से अगर pH बढ़ गई तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक हुआ। ठीक है, अब ये एसिडिक होता क्यों है, वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो H बन रहा है वो इस Cl से मिल रहा है, ठीक है। ये जो HCl है और जो वाटर के HOOH है, इनमें जो H पॉजिटिव है इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो वो एसिडिक हो जाता है। इसी तरह आपके पास सिमिलरली कंसिडर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। Na2CO3 आपके पास सोडा ऐश कहलाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास H2CO3 बनेगा जो कि आपका वीक एसिड है एक, ठीक है। इसी तरह NaOH आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपके वाटर के सॉल्यूशन को क्या कर देगा, प्योर बेसिक करने की कोशिश करेगा, यानी उसमें pH बढ़ा देगा उस वाटर की। यानी उसको pH 7 से बढ़ा देगा, 8 कर सकता है, 7.5 कर सकता है, बट pH को इंक्रीज करेगा ये सॉल्यूशन, यानी ये वाला सॉल्ट Na2CO3। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। OH मतलब कि आपके पास जो NaOH है, ठीक है, बेस ज्यादा बन रही है। अब जब बेस ज्यादा बन रही है तो आपके पास सॉल्यूशन बेसिक होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो कि कुछ शो नहीं करते, अगर हम उनको वाटर में डिजोल्व करवाएं तो उन सॉल्ट्स को आप न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास NaCl आ जाता है। NaCl का सॉल्यूशन आपके पास वाटर की pH को जरा सा भी चेंज नहीं करता, ना तो वो इंक्रीज करता है ना ही वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन के बारे में, ठीक है, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, जो कि आपके पास स्वीडिश केमिस्ट से स्वांटे ऑगस्ट आर्हेनियस, और 1880 में ये थ्योरी उन्होंने इन्वेंट करी थी। इस थ्योरी का मकसद ये था कि जो भी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बेसिस है, इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेसिस है या बेस बेसिस है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके पास या तो वो सॉल्ट होते हैं या एसिड होते हैं या बेस होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की क्या एबिलिटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ना। उसके अलावा इन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी से
आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, ये सारी चीज़ें कितनी डेविएट करती हैं दूसरे सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस के साथ। तो ये इन सब के बारे में आर्हेनियस थ्योरी ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। और नॉर्मली जो है कहते हैं इनकी थ्योरीज में अगर हम इसको पढ़ें तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये है, द सब्सटेंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स आर बिलीव टू कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। जो सब्सटेंस होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स तब बोलेंगे जब उनके पास इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मींस प्लस माइनस का चार्जेस उन पार्टिकल्स के ऊपर लगे हुए होंगे, उसको बोलते हैं आयंस। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला आपके पास पॉस्टुलेट था इस थ्योरी का। ठीक है, और जो आपके पास नॉर्मल पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, जो सेकंड पॉइंट लिखा है, द चार्जेस आर पॉजिटिव फॉर एच पॉजिटिव आयंस और आयंस ड्राइव फ्रॉम मेटल्स। जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहाँ से ड्राइव होंगे, मेटल्स में से। यानी आपके पास फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और हार्डली फोर्थ ग्रुप में से पॉजिटिव आयंस मिल सकते हैं। इसी तरह एंड नेगेटिव फॉर द आयंस ड्राइव फ्रॉम नॉन मेटल्स, और जो नेगेटिव आयंस होगी वो कहाँ से मिलेंगे आपको, नॉन मेटल से मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास 6 ग्रुप, 7 ग्रुप और 5th ग्रुप आ जाता है। जिसमें आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं वहां पे आपको नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरिड बाय एन आयन इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। और जिन आयंस के ऊपर जितने भी चार्जेस आते हैं वो बेसिकली उनकी वैलेंसी होती है, कि यानी उनके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी या उतने ही इलेक्ट्रॉन उनके पास थे। अगर किसी के पास पॉजिटिव का चार्ज आता है तो उसका अच्छा, अगर +2 का चार्ज आता है किसी भी आयन के ऊपर तो इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे जो उसने दे दिए। ठीक है, उसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा। इसी तरह उसकी वैलेंसी भी कितनी हुई, +2 ही वैलेंसी होगी उसकी। ठीक है, ये इक्वल है हमेशा, जितना चार्ज उसके ऊपर आएगा उसकी वैलेंसी भी उतनी ही होगी पीरियोडिक टेबल में। Molecules of electrolyte, acid, bases and salt dissociate into oppositely charged ion on dissolution in water। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व होता है यानी तो वो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट किस में, आयंस में, अपोजिटली चार्ज आयन में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एसिड्स हो सकते हैं, बेस हो सकती हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो सॉल्ट NaCl है तो NaCl जब ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव वापस से मिलके NaCl भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हेंस इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। Similarly, HCl is also dissociated into oppositely charged ion, and the positive ion is considered as H, which is hydrogen ion, and the negative ion is considered as chlorine ion, which is negative because the electronegativity of chlorine is higher than the electronegativity of hydrogen. It means that the chlorine contain negative signs. And if we consider base NaOH, similarly NaOH also dissociate in Na positive and OH negative. And why OH negative contain negative signs, because of electronegativity, and the electronegativity of oxygen is higher than hydrogen. It means that hydrogen and oxygen mixture, basically hydroxide ion, contain negative sign. The number of positive and negative charges on the ions must be equal so that the solution as a whole remains neutral. अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके पास सॉल्यूशन में जितने पॉजिटिव आयन हो उतने ही नेगेटिव आयन भी हो। ठीक है, जितने पॉजिटिव आयन हो और उतने ही नेगेटिव आयन भी, यानी एक Na पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव है, इसी तरह 1000 Na पॉजिटिव है, 1000 OH नेगेटिव है, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा है तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ज्यादा है तो उसको बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? In solution, the ions are in state of disorderly or random motion। जो सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं वो डिसऑर्डर, यानी उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में वो किसी भी जगह मूव कर रहे होते हैं। अपॉन कोलाइडिंग दे में कंबाइन टू गिव अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। अगर वो आयंस एक दूसरे से वापस से कोलाइड हो जाएं, ठीक है, वापस से मिल जाएं, H पॉजिटिव आयन कहीं घूम रहा था वो Cl वाले से टकरा गया तो वापस से क्या बना देगा, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल यानी HCl बना देगा। दस आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, वापस से आयन मिलके अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो आयंस को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इन विच द सॉल्यूशन कंटेन आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टुगेदर विद अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। यानी सॉल्यूशन जो है आपके पास दो चीजों पे है,
आयोनाइज मॉलिक्यूल्स और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल्स। इसी तरह H2SO4 जो है, जब आपके पास एक्व सॉल्यूशन H2SO4 का जब आयंस में टूटेगा तो 2H पॉजिटिव आयन बनेंगे और SO4 के ऊपर -2 का साइन आएगा। ठीक है, ये -2 का साइन कैसे आए हम आगे देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर है ये, बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम आगे लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लेक्चर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, आरएनएस थ्योरी, इसको हम कवर करके लेक्चर को इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे की टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। अब आपके पास दूसरा पॉइंट क्या है, द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन और द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब यह है कि कितना आपके पास जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, जो भी है, वो कितना डिसोसिएट हो सकता है, यानी कितना डिसॉल्व हो सकता है, यानी कितना आयंस में टूट सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर, कि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे HCl ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, यानी सारे HCl के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट सच एज एसिटिक एसिड आयोनाइज ओनली स्लाइटली, यानी एसिटिक एसिड आपके पास CH3COOH, ये आपके पास वीक एसिड, तो ये स्लाइटली आयोनाइज होगा। स्लाइटली मीन्स 40% हो सकता है, 30% हो सकता है, 100% नहीं होगा जैसे HCl हुआ। ठीक है, 100% तो खैर कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं बीच में जिसकी वजह से फुल आयोनाइजेशन या कंप्लीट आयोनाइजेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा आयोनाइजेशन वहाँ होगी जो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। आयोनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें करंट पास करवाएं कि नहीं करवाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सॉल्यूशन में तो हो जाए भले। आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, कि इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास करा दो फिर भी वो नहीं टूटेगा, यानी H आयन और Cl जो भी है बहरहाल आयंस फिर भी नहीं बनेंगे क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग होगा तो टूट जाएगा। ठीक है, तो करंट के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड नहीं कर रही है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आयोनाइजेशन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। When electric current is passed through an electrolytic solution, charges move towards their respective electrodes. जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में पास किया जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, यानी इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट मैं आपको इतना गाइड कर देता हूँ कि आपके पास एक बीकर होगा, ठीक है, उसमें आपने सॉल्यूशन रखा है, उस सॉल्यूशन में आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये होगी आपके पास, दूसरी इलेक्ट्रोड आपके पास यहाँ पे होगी। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स को आप जो है बैटरी से कनेक्ट करोगे, ठीक है, ताकि वो बैटरी क्या प्रोड्यूस करे, आपको करंट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपके पास बैटरी हो जाएगी। अब इस बैटरी की मदद से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे इस इलेक्ट्रोड्स में, और इलेक्ट्रोड मेटल होती हैं तो वो कंडक्ट मतलब पास करेंगी इस सॉल्यूशन में जहाँ पे ये आयंस होंगे। ठीक है, अब जितने भी पॉजिटिव वाले आयंस हैं वो नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे जितने भी पॉजिटिव वाले आयन है, और जितने भी नेगेटिव वाले आयन होंगे वो किस पे जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे। ठीक है, वो आपके पास पॉजिटिव वाली प्लेट पे चले जाएंगे जितने भी नेगेटिव के आयन होंगे। ठीक है, ये बात असल में बताई जा रही है। कैटाइंस आपके पास एनोड पे जाएंगे। कैटाइंस वो आयंस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटाइंस। ठीक है, और ये जाएंगे एनोड के पास। ठीक है, कैटायन बेसिकली आपके पास एनोड की तरफ जाएंगे। इसी तरह एनाइंस जो होंगे वो नेगेटिव आयंस होंगे जो कि कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, वहां जाके ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी एनोड पे जब कैटायन जा रहा है तो एनोड पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इसी तरह एनाइंस जब एथोड पे जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, व्हेन दीज आयंस रीच देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जब वो अपनी इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, दे चेंज इनटू न्यूट्रल स्पीशीज बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी वही मैंने बात बताई कि जब वो अपनी इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेंगे तो अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, टेम्परेचर। तो अब आपके पास डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, डाइल्यूशन के ऊपर। ठीक है, बेसिकली डिग्री कितनी है डाइल्यूशन, मतलब ये है कि आपके पास जो है सॉल्यूशन कितना मिक्स हुआ है वाटर में। ठीक है, अगर उसमें ज़्यादा पानी है, डाइल्यूटेड है, तो डिसोसिएशन उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके अलावा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कितना डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज़्यादा अच्छे से डिसोसिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम डिसोसिएट होगा।
ठीक है, टेम्परेचर से भी फर्क पड़ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है, तो यानी डिसोसिएशन पावर भी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर से क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन यानी कितना पानी मिलावटी हो, यानी कितना कंसनट्रेटेड नहीं रहा, डाइल्यूशन मीन्स कि उसमें कंसनट्रेशन कम हो गई। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ आइंस, उसके अलावा द नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इन दो चीज़ों के ऊपर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहली चीज़, नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है अगर आपके आइंस बहुत ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन में तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो कि बैटरी से आपको मिल रहा है वो पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ से जो चार्ज आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो चार्ज आया है वो इसमें जब सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि पहले से उसमें इतने सारे आयंस है कि वो दूसरे चार्ज को एंटर होने की जगह ही नहीं मिलेगी, मूव होने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ कम होगी जहाँ पे आयंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जितना डाइल्यूटेड होगा उतनी ही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है, जितना कंसंट्रेटेड होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इजीली कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या वजह होती है, क्योंकि डाइल्यूटेड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, जो सॉल्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके, और जो कंसंट्रेटेड होता है उसमें नंबर ऑफ आइंस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से चार्ज को मूव करने में परेशानी होती है। इसी तरह दूसरी, स्पीड ऑफ आयंस, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी मॉलिक्यूल्स की मूव करने की उतनी ही आसानी से चार्ज उसमें एंटर हो पाएगा और इजीली जल्दी से पास कर जाएगा। जितना इजीली, जितना स्पीड में पास करेगा उतनी ही कंडक्टिविटी स्ट्रांग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे हम टॉपिक को एंड करते हैं। हमने आर्हेनियस थ्योरी पढ़ा है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी सिर्फ एप्लीकेशन रह गई है आर्हेनियस थ्योरी की, तो चलें उसको इसमें कवर कर लेते हैं। तो अच्छा चलें, बहरहाल आर्हेनियस थ्योरी की एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं इसमें। तो आर्हेनियस थ्योरी की एप्लीकेशन आपके पास colligative properties like elevation in boiling point, lowering vapor pressure and depression in freezing point, osmotic pressure also explained in Arrhenius theory। तो ये सारी चीज़ें भी Arrhenius theory एक्सप्लेन करता है। colligative properties क्या होती हैं, जो मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, कितने सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट मौजूद हैं। लेट सपोज एक सॉल्यूशन है उसमें आपने 100 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व किया है, एक सॉल्यूशन जिसमें आपने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किया, तो ज़्यादा किस में होंगे, 1000 वाले में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर। ठीक है, ना ही नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने NaCl डाला आप H2SO4 भी डाल दें, उतना ही डाल दें, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड ही किस पे कर रही है, सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतनी ही कुछ प्रॉपर्टीज चेंजेस आएंगी उसमें। ठीक है, भले उसकी नेचर कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो रेज होता है, यानी जो बढ़ना है, वो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 1.02, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ता है, 1.02 बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह जब एलिवेशन होगी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उस NaCl में जो होता है 104 होता है। वजह क्या है, जब 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जब डिसोसिएट होगा तो उसमें होंगे 6.602 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह जब 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl होगा तो NaCl टूटेगा 2 आयन में, Na पॉजिटिव Cl पॉजिटिव, और हर आयन के अपने पार्टिकल होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो यहाँ पे 2 आपके पास आयन्स हैं, जिसकी वजह से ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, और ज्यादा पार्टिकल्स होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ गया है। ठीक है, दिस डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, और ये आर्हेनियस थ्योरी आपकी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.